हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम सीसीपी के मॉड्यूल 1 के चैप्टर 2 जो कि क्रेडिट पॉलिसी है उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियोस में हम 2 पार्ट्स इसके कवर कर चुके हैं सीसीपी के क्रेडिट पॉलिसी के। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उनको देख सकते हैं, क्योंकि हम उसके आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं लीज फाइनेंस के बारे में। ये भी आपके जो है क्रेडिट पॉलिसी के पार्ट हैं, उसमें हम जो है किस किस फील्ड में लोन देते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आप लीज फाइनेंस करेंगे है ना, तो लीज फाइनेंस में जो एक्सपोजर दिया जाता है वो कैसा दिया जाएगा, फुल्ली पेमेंट होगा। उसका जो भी फाइनेंशियल एसेट आप लोन मतलब दे रहे हैं लीज के अगेंस्ट, वो फुल्ली एक बार में ही पेमेंट उसका होगा। और जो उसका ड्यूरेशन रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो लीज टर्म है ना, सिंगल लीज टर्म है, उसके अकॉर्डिंग उसका रीपेमेंट रहेगा। उसके बाद जो आपका लीज का जो आउटस्टैंडिंग आप देने वाले, मतलब जो टोटल लोन वैल्यू आप लीज में देने वाले हैं, वो आपकी जो किसी भी सिंगल यूनिट के लिए जो आप देने वाले हैं वो उसकी 50%, किसका जो लेसी की नेट वर्थ है उसकी 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको इंश्योर करना है। उसके बाद अगर किसी आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को या कोई भी पीएसयू कंपनी को अगर लीज एक्सपोजर कर रहे हैं तो वो उसका जो वैल्यू है वो 200 करोड़ तक हो सकता है। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी को देख रहे हैं तो 100 करोड़ होगा, है ना। तो इनमें से जो भी लेस है, या तो 50% वाला कंडीशन होगा या अमाउंट वाला होगा, इनमें से जो भी कम होगा वो उस अमाउंट तक आप लीज फाइनेंस करेंगे। उसके बाद अगर कोई बैंक है वो जो भी लीज फाइनेंस कर रहा है, तो लीज फाइनेंस का जो भी क्राइटेरिया है टोटल, वो जो कंपनी है ना, वो जिस भी उसका जो टोटल प्रोजेक्ट है ना, भले वो कंपनी प्लांट वाली हो, मशीनरी या इक्विपमेंट में, जिसमें भी उसका जो टोटल प्रोजेक्ट है उसका 25% से ज्यादा आप लीज फाइनेंस नहीं करेंगे। सपोज कोई कंपनी है, उसका 1000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, तो आप उसका 25% ही उसको फाइनेंस करेंगे। ये हमें इंश्योर करना है। उसके बाद जो पहले भी हमने पढ़ा है कि लोन हमेशा हमें वैसा करना चाहिए जो कि कैसा हो, डाइवर्सिफाइड हो, जिससे कि जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहता है वो भी डाइवर्सिफाइड हो। तो इसी तरह आपको जो अगर लीज फाइनेंस आप करते हैं तो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड लीज फाइनेंस नहीं करनी है, आपको उसको भी कैसा करना, डाइवर्सिफाई करना। तो इसलिए आपको अलग अलग रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में या वेराइटी ऑफ इक्विपमेंट्स जो भी कंपनी इन्वॉल्व है, जो उसका प्रोजेक्ट है, उस मतलब अलग अलग एक्टिविटी वाली ही इंडस्ट्रीज में आपको देना चाहिए। उसके बाद जो आप लीज, अगर सपोज सिंडिकेशन में आप लोन कर रहे हैं ना, लीजिंग जो है वो सिंडिकेशन में हो रही है, तो जो सिंडिकेशन हो आपका वो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया IDBI या ILFS, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही आपको सिंडिकेशन में लीज करना चाहिए। और जो आपके बैंक का टोटल लोन आउटस्टैंडिंग है ना, जो भी आपका टोटल लोन आउटस्टैंडिंग होगा उसके 10% से ज्यादा आपका लीज फाइनेंस नहीं होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन प्री स्पेसिफाइड है, इसको भी इंश्योर करना होता है। अगला जो टाइप ऑफ एडवांस होता है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी एंड बिल डिस्काउंटिंग। फ्रेंड्स, ये जो होता है वो गारंटी हुआ है, लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ, ये कंटिजेंसी की तरह होते हैं। अगर जो आपका बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो ये बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है। इसलिए जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल बैंक गारंटी या बिल डिस्काउंटिंग में वो करते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको हमेशा उन्हीं लोगों को ये फैसिलिटी देना चाहिए जो आपके रेगुलर कस्टमर हो, जिनको कि आपने पहले भी रेगुलर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की हो। कि नए कस्टमर के केस में क्या होगा कि सपोज आपको नहीं पता उसका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, तो ये बैंक की लाइबिलिटी में इंक्लूड हो जाएगा अगर वो इसमें डिफॉल्ट करता है तो। साथ ही अगर आप बिल की डिस्काउंटिंग करते हैं, किसी सर्विस सेक्टर के बिल की डिस्काउंटिंग करते हैं, तो बैंक को ये भी इंश्योर करना होगा कि वो जो भी सेक्टर है वो एक्चुअल में अपनी सर्विसेज रेंडर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको इंश्योर करना होता है।
साथ ही बैंक किसी भी एकोमोडेशन बिल को डिस्काउंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो एकोमोडेशन बिल रहते हैं वो ट्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपको एकोमोडेशन बिल की डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। उसके बाद है गारंटी को एक्सेप्टेंस फेवरिंग एफआई बैंक एंड अदर लैंडिंग एजेंसीज। अगर बैंक जो है वो गारंटिंग बैंक की तरह है तो बैंक जो है वो गारंटी किसके फेवर में इशू कर सकता है? एफआई, अदर बैंक, इन सब के लिए। ठीक है। अगर आप लैंडिंग बैंक है ना, अगर लैंडिंग बैंक की तरह है तो बैंक जो है वो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड दोनों तरह की फैसिलिटी इशू कर सकता है अगेंस्ट गारंटी इशूड बाय अदर बैंक, है ना। जैसे किसी और बैंक ने गारंटी दे रखी है तो आप उस गारंटी के अगेंस्ट में फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों तरह की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ना। यहाँ पर डिफरेंस है कि अगर आप एज अ गारंटी बैंक हैं, ठीक है, तो आप दूसरे बैंक के एफआईज को लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ लैंडिंग बैंक है ना, तो आप जो किसी भी कंपनी ने या बैंक ने उसके लिए गारंटी इशू कर रखी तो आप उस गारंटी के अगेंस्ट में उस व्यक्ति को फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो आप इसमें एक्सपोजर करेंगे, मतलब जितना आप लोन देंगे वो आपकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, जो भी परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये हर केस में हमें इंश्योर करना है कि जो भी आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं और जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट सेट की गई हैं उसके बियॉन्ड जाके आपको लोन नहीं करना है। उसके बाद है सिंडिकेशन ऑफ लोन। ये क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है ना, जिसकी की प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि कोई एक बैंक उसकी फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट नहीं कर पाता है उस प्रोजेक्ट की, तो कई एक बैंक या एक से ज्यादा बैंक फिर उसमें ग्रुप बना के उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं हम? सिंडिकेशन ऑफ लोन। तो ये भी आपका रहेगा कि बैंक जो है वो ज्वाइंटली या खुद अपनी अलग कंपनी के साथ मिलके या दूसरे बैंक के साथ मिलके ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, वही क्या कहलाता है? सिंडिकेशन ऑफ लोन। फिर है हेजिंग ऑफ फॉरेक्स रिस्क। आरबीआई ने क्या कर रखा है कि एक गाइडलाइन इशू की है कि बैंकों को अपनी क्रेडिट पॉलिसी से हटके, मतलब क्रेडिट पॉलिसी अलग पार्ट होगा और हेजिंग पॉलिसी पार्ट अलग होगा, है ना। तो बैंक की सेपरेट हेजिंग पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें क्या है कि अगर आप कोई फॉरेक्स लोन करते हैं, है ना, तो उस फॉरेक्स लोन की जो वैल्यू है वो 5 मिलियन यूएसडी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने से ज्यादा आपकी मतलब लोन, फॉरेक्स लोन अगर इस अमाउंट से ज्यादा का होता है तो इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आप उस कस्टमर से वो अमाउंट रिकवर ना कर पाए या फॉरेक्स उतना रिसीवेबल ना हो पाए। इसलिए हमें ये कंडीशन आरबीआई के द्वारा सेट ऑलरेडी कर दी गई है कि 5 मिलियन यूएसडी से ज्यादा की आपको फॉरेक्स लोन नहीं देनी है। फिर है आपका फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स। जो बैंक हैं उनको ट्रांसपेरेंट फेयर प्रैक्टिस कोड वो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। ये आरबीआई के द्वारा बोला गया है। वो फेयर प्रैक्टिस कोड किसके लिए? कि लोन अप्रेजल के लिए। जैसे कि आपको लोन की प्रोसेसिंग फास्ट करनी है, सैंक्शन भी जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। जो टर्म्स एंड कंडीशन आप उसमें लिखेंगे वो क्लियर होना चाहिए। पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन हुआ और कोई भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस आता है ये, और जो रिकवरी एफर्ट्स हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। रिस्क पॉलिसी, बैंक को अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी रहती है उसमें रिस्क पॉलिसी को भी डिफाइन करना चाहिए कि कितना एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बियर किया जा सकता है। या कुछ बैंक का क्या होता है कि अलग रिस्क पॉलिसी भी होती है, तो अगर आपकी अलग से रिस्क पॉलिसी है तो उसको भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाना चाहिए और उसमें भी आपका जो रिस्क टॉलरेंस लेवल है वो मेंशन्ड होना चाहिए। बैंक का होता है कि जो रिस्क है उसको मेजरमेंट करने के लिए टूल्स अपनाते हैं, जैसे कि VAR हुआ, ड्यूरेशन मेथड हुई, ये रिस्क को कैलकुलेट करने की मेथड्स हैं। इनके अगर ये अप्रोच वो एक्नॉलेज करता है ना या यूज करता, तो उनके बारे में भी वहां पर डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेवर एंड पेवर अथॉरिटी।
जब भी आप कोई लोन डिसबर्स करते हैं तो लोन के डिसबर्समेंट के पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन के कंप्लीशन को इंश्योर करना होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बैंक का। तो डॉक्यूमेंटेशन के कंप्लीशन को आपको इंश्योर करना है। साथ में आपने जो सिक्योरिटी उस लोन के लिए ली है वो भी सही है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं, उन पे कोई चार्जेस तो नहीं है पहले से प्रायर। तो ये सारी चीजें भी आपको इंश्योर करनी रहती हैं। साथ ही आपको ये भी इंश्योर करना रहता है कि जो आप डिसबर्समेंट करेंगे है ना, उसमें जो फंड है उसका एंड यूज होना चाहिए, ये भी आपको इंश्योर करना है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कि जैसे सपोज किसी लोन में डायरेक्टर्स की गारंटी है ना, डायरेक्टर्स की गारंटी प्रिस्क्राइब्ड है और कोई उनमें से वन ऑफ देम डायरेक्टर इज ट्रेवलिंग अब्रॉड, तो इस कंडीशन में जो है कि जो फॉर्मेलिटी होंगी सैंक्शनिंग की वो कैसी होंगी, एक टाइम लिमिट के साथ होंगी। और जो भी अथॉरिटी इसको सैंक्शन करेगी या अप्रूव करेगी वो क्या होगी, हायर लेवल अथॉरिटी होगी। मतलब ये जो वेवर का टर्म आ रहा है, मतलब वो इसी को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्सेप्शन दिया गया है ना, एक्सेप्शन वर्ड आपका वेवर के लिए हो गया और वेवर अथॉरिटी क्या हो गया कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उससे एक लेवल एक्स्ट्रा वाली है ना, अपर लेवल वाली अथॉरिटी क्या होगी, उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी जो इस एक्सेप्शन को अप्रूव करेगी। तो ये आपको इंश्योर करना है। अगला है आपका लोन फाइल रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैंक जो भी लोन करता है ना, लोन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए और जो रिकॉर्ड है ना उसको क्या करना चाहिए, सिस्टम में भी अपडेट करना चाहिए। उस लोन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपकी सिस्टम में भी अपडेट होना चाहिए और आपको एक लोन रजिस्टर भी मेंटेन करना चाहिए। ये जो आपकी कॉपी है ना लोन की, वो भी एक फाइल भी बना के उसको रखना चाहिए। और अगर किसी बैंक में जैसे लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ना, तो वो उसका फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है लोन रजिस्टर मेंटेन करना है ना, उसके बाद उसका फॉलो अप करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी उसी डिपार्टमेंट की पूरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अगर वो लोन डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है तब। अदरवाइज जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ना, या जैसे ब्रांच लेवल पे भी हो रहा है या उससे बड़े लेवल पे हो रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी, बैंक्स की क्या होती है कि लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी भी होती है। वैसे जो लोन लॉस प्रोविजंस है वो अकाउंटिंग डिस्क्लोजर का पार्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई बैंक है वो अपनी चाहे तो सेपरेट पॉलिसी भी बना सकती है, और नहीं अगर उसकी कोई सेपरेट पॉलिसी है इससे रिलेटेड तो जो क्रेडिट पॉलिसी है वो उसमें भी लोन लॉस प्रोविजन को इंक्लूड कर सकती हैं। और वैसे भी जो लोन लॉस प्रोविजंस के रिलेटेड पॉलिसी रहती हैं वो आरबीआई भी डिसाइड करता है और उसी को बैंक्स को फॉलो करने रहते हैं। और जो ऑलरेडी पहले से प्रिस्क्राइब्ड इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स है वो भी लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी के तहत ही आते हैं, तो उनको भी बैंक को फॉलो करना होता है। लोन ग्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग है ना, अगर जो आप लोन करते हैं है ना उसको ग्रेड का उसकी ग्रेडिंग भी की जाती है और उसी के बेस्ड पर आप उसको क्या करते हैं, एक क्रेडिट स्कोर देते हैं ना। जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग का ही एक स्कोर जनरेट होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स रहते हैं और लोन प्राइसिंग जो रहती है वो उससे लिंक्ड होता है। तो जो क्रेडिट पॉलिसी रहती है उसमें आपको ये भी इंडिकेट करना रहता है कि कितना आपका एक्सेप्टेबल स्कोर है, कि इतना स्कोर के बिलो आप लोन नहीं करेंगे। मतलब जो मिनिमम एक्सेप्टेबल स्कोर होता है वो उसमें डिफाइंड होना चाहिए। एंड साथ में जो रेटिंग भी होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स की वो भी उसमें इंडिकेट होना चाहिए। उसके बाद है लोन रिव्यू एंड रिन्यूअल पॉलिसी। तो जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है उसमें आपको लोन के रिव्यू और रिन्यूअल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इसमें यही रहता है कि जो लोन है ना उसके बारे में क्या रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो उसमें दिए जाएंगे। साथ में ये कि जो पॉलिसी है ना उसमें कब कौन सा आपका फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं उनके रिन्यूअल की टर्म्स एंड कंडीशन उसमें दी होंगी।
लास्ट है हमारा चेंज ऑफ अकाउंट्स या रिटर्न ऑफ अकाउंट। तो जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है उसमें जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो बस इतना ही है कि उनका जो बैड अकाउंट्स हैं आपके, है ना, उनकी रिकवरी से रिलेटेड, उसके फॉलोअप से रिलेटेड पॉलिसी भी इसमें मेंशन होनी चाहिए क्रेडिट पॉलिसी में। तो फ्रेंड, हमने ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रेजल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको पढ़ लिया है। क्रेडिट पॉलिसी में जो भी स्टैंडर्ड डिफाइंड होते हैं अलग अलग लोन टाइप्स के लिए, वो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम पढ़ते हैं बाकी के, थोड़ा सा और बचा है तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रायोरिटी के बारे में दिया गया है कि जो क्रेडिट रहता है ना, उसकी क्या प्रायोरिटी रहती है। तो जो अभी क्या है, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है कि हर एक चीज का आपके उसका एक्सपांशन हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी क्रेडिट पॉलिसी की प्रायोरिटीज को डिफाइन करना चाहिए। तो क्रेडिट पॉलिसी जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के कारण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वही इधर दिया। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। आजकल क्या होता है कि जो बोर्ड रहता है या जो रेगुलेटर्स रहते हैं ना, जैसे आरबीआई हुआ, वो क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी के फॉर्मुलेशन को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर दिया है, करते हैं। तो पास्ट में क्या होता था कि कोई भी बैंक की ऐसी कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं होती थी। वो बस जो इंटरनल इनफॉर्मल गाइडलाइंस रहती थी बैंक की, उन्हीं को ही फॉलो करते थे, जिसमें कि मेंटेनेंस ऑफ एसेट क्वालिटी, है ना, एसेट क्वालिटी मेंटेन करके रखना, जो एडजस्टेड रिटर्न है ना, वो रीजनेबल हो और उसका ग्रोथ करना, ये इंश्योर करते थे। साथ ही जो मार्केट शेयर है उसको रिटेन करके रखना और इम्प्रूव करना, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग थ्रस्ट और एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ावा देना, यही इनका मेन मोटिव होता था। मतलब कोई फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस नहीं थी, बस बैंक का एक इंटरनल गाइडलाइंस थी जिसमें कि उनको ये चीजें करनी होती थी, ये बस रहता था। तो ये इस इनफॉर्मल अप्रोच के कारण क्या होता है कि कई तरह की जो सीरियस प्रॉब्लम्स है वो बैंक को फेस करनी पड़ती थी, है ना। मतलब ये इनफॉर्मल अप्रोच एक तरह से सीरियस प्रॉब्लम्स का रीजन हो सकता था, है ना। इसलिए ये अब बहुत जरूरी हो गया है कि बैंक के पास उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव्ड क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये आज के समय में कंपलसरी हो गया है कि बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव्ड क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, है ना, रिटर्न क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट हमारा टॉपिक है MIS एंड रिव्यू। जो बैंक का बोर्ड रहता है उसको अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए, और जब भी आप रिव्यू करें उसमें ये होना चाहिए कि आपने जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई है ना, और जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है आपका, वो आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, और जो आपने पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे वो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो है या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। और साथ में अगर कोई रीजंस है, मतलब को वेरिएशन आ रहा है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे या जो लिमिट सेट की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, या कोई शॉर्टफॉल या वायोलेशन हो रहा है, तो उसके रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए। और इसके लिए बैंक के पास एक स्ट्रॉन्ग वेल स्ट्रक्चर्ड MIS होना चाहिए जिसमें कि ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। जो आप फ्रिक्वेंटली रिव्यू का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप जो पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी, उसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्वेंट चेंज करें, है ना। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जैसे कि क्रेडिट रिस्क एस्टिमेशन हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुए, या जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहे कस्टमर की, है ना, लोन के लिए, उनमें आप फ्रिक्वेंट चेंज करें। ना ही आपको जो फ्रिक्वेंट चेंज वो करना चाहिए पॉलिसी में फ्रीक्वेंट चेंजेस, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखते हुए भी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करना चाहिए।
तो जो क्रेडिट पॉलिसी है वो आपकी किस पर फोकस करना चाहिए, रिव्यू पॉलिसी जो है वो क्रेडिट परफॉर्मेंस पर फोकस्ड होना चाहिए, और साथ ही ये भी देखना चाहिए कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना। तो मेन पर्पस रिव्यू का यही है कि आपने जो क्रेडिट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस या ऑब्जेक्टिव सेट्स किए हैं, है ना, या जो एक लेबल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो देखना चाहिए। और अगर कोई वेरिएशंस है और शॉर्टफॉल है तो उसको भी क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए, और कोई चेंजेस की फिर ज़रूरत है तब आपको उसमें चेंजेस करने चाहिए, उसके लिए रेगुलेटरी एक्शंस आपको लेने चाहिए। यही रिव्यू और MIS का काम होता है। तो फ्रेंड ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।